वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 47 में। दोस्तों कल क्लास नहीं आ पाया था मंडे को, इसलिए आप सभी को सॉरी है हमारी तरफ से। और आज हम लेकर आए हैं अब ये क्लास, तो इस क्यूज को अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए ढूंढ कर लाया जाता है ताकि आपको आपके एग्जाम के लिए इसका वीडियो और इसका पीडीएफ दोनों शेयर करें और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। दोस्तों क्यूज को अटेंड कीजिएगा अंत तक, और जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हम पहुंचा सकें। दोस्तों आपको बता दें कि क्लास की टाइमिंग जो है वो शाम को 8:30 बजे की है पर डे की, जो कि हम लोग रोज आपके लिए लेकर आते हैं। तो क्यूज अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पे, या तो आप सभी वीडियो के पीडीएफ जो है वो जाके देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट successkey98.in पे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आप भी आंसर करते रहिएगा और आंसर करने के बाद लास्ट में जरूर हमें इंटीमेट करेंगे कि आप कितने सही उत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न, आशा करते हैं कि सभी लोग जुड़ चुके होंगे और इस वीडियो को देखेंगे, और अगर जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो प्लीज़ एक दूसरे को शेयर कर दें यार, ताकि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन मिल सके, पहुंच सके उनके पास। आंसर देने के आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे 3 सेकंड। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हर 3 सेकंड में। तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इनाम भूमि किसे दिया जाता था। चलिए ये एक रिवार्ड था जो कि किसे दिया जाता था ये आपको बताना है। तो ये इतिहास से प्रश्न है। विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को, राजस्व संग्राहकों को, मनसबदारों को, या फिर जो कुलीन एलिट कहते हैं उनको। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। आंसर कीजिएगा उनका नाम। हर 3 सेकंड के बाद आंसर दे दूंगा मैं आप लोगों को, इसलिए प्लीज आप लोग आंसर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। और यहां पे आंसर है इट्स ए, नूरजहां। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। चलिए उनका नाम बताना है, जो कि दक्षिण भारत को पराजित करने का एक प्रयास किया था। आंसर है दोस्तों इट्स ए, अलाउद्दीन खिलजी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आया हुआ है एग्जाम में और पूछा भी जा सकता है। चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग आंसर देने से पहले एक बार क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ते रहिएगा और आंसर करते रहिएगा। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यात्री इबन बतूता कहां से आया था। भारत। ठीक है, ये भारत आए थे, जो कि इनका नाम था इबन बतूता। ये कहां से आए थे, तो मोरक्को, सेंट्रल एशिया, टर्की या पर्सिया। तो आंसर है यहाँ पे, बहुत सही उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के। आंसर है ए यहाँ पे, इट्स अ मोरक्को। चलिए क्वेश्चन एक मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति जो सिविलाइजेशन है वो कब खोजी गई थी, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बीच बीच में क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद दिला सकूँ, इसलिए यह सब भी पढ़ना है, आपको ध्यान में रह सके। आंसर उसका मैं बता दूँ आपको दोस्तों, नोट कर लीजिए। ऑप्शन बता देता हूँ कि 1901 में, 1921 में, 1935 में या 1942 में। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है इसकी खोज कब की गई थी, तो आंसर है इट्स 1935 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, संभाजी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मराठा शासन काल को पढ़ा है तो उनके बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था। तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, आंसर है इट्स डी, बालाजी विश्वनाथ ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हिंदी में नहीं आ पाया है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़िएगा। विच मेंबर ऑफ द अस्थापर्थी ऑफ शिवाजी यूज टू ऑब्जर्व फॉरेन अफेयर। ठीक है, ओवरसीज फॉरेन अफेयर। तो यहाँ पे फॉरेन अफेयर यानी कि इनके शासनकाल में उनको पोस्ट को क्या कहा जाता, कौन से पोस्ट को कहा जाता था। ठीक है, विदेश मंत्रालय जो था वो किस पोस्ट का नाम था यहाँ पे, तो आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, सुमंत। जो पोस्ट था सुमंत। ठीक है, ये पोस्ट का सारा नाम है, सचिव, सुमंत, पंडित राव, पेशवा, ये सारे उनके शासनकाल के क्या थे, तो ये पोस्ट थे। ठीक है, तो इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे उनको सुमंत कहते थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने कहां पर आमरण अनशन शुरू किया था।
चलिए, महात्मा गांधी जी का ये 1932 का आंदोलन था और ये शुरू किया गया था दोस्तों कहाँ से, तो एक जेल से। नोट कर लीजिएगा, ये है येरवड़ा जेल। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर सी है दोस्तों, इट्स अ सी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग सभी उत्तर करते रहिएगा, बीच बीच में मैं आपसे पूछूंगा भी, ठीक है। इतिहास के बाद मैं दूसरा जो सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा उसका भी बताऊंगा, और आउट ऑफ 40 आपने कितना सही उत्तर किया ये भी आपको बताना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसके अनुयायी थे, ये एक्चुअली पूछने का यहाँ पे मतलब है, ये किसके अनुयायी, किसके फॉलोअर थे वो, ठीक है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ जैन धर्म। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किससे कहा जाता था, चलिए आंसर ही कीजिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, राजा राम, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, बालाजी विश्वनाथ को कहते थे हम लोग यहाँ मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। पहले का आंसर करना है कि मराठा साम्राज्य का पहला संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कवि राज्य का शीर्षक किसे प्राप्त था इनमें से, चलिए समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, या चंद्रगुप्त प्रथम को। आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों आप लोग 10th का, इट्स ए समुद्रगुप्त को। ओके, चलिए बहुत सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। आंसर करते रहिएगा सभी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में देखकर। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो कॉटन होता है, कॉटन कपड़ा होता है ना, कॉटन जो है वो टेक्सटाइल के रूप में यूज किया गया था पहली बार कौन से देश में, चलिए। कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन, तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन में दे दूं, ऑप्शन दे रहा हूं, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सेंट्रल अमेरिका, या इंडिया। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और ये आपका क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछा गया है अभी हाल ही में। तो आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ इजिप्ट। ओके, जो कॉटन है उसको यूज किया गया है सबसे पहले किस देश के द्वारा, तो इजिप्ट के द्वारा। चलिए अब यहाँ पे 11th का आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है अब यहाँ पे ज्योग्राफी से, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसका आंसर देख लीजिए, इट्स अ डी, नर्मदा। इनमें से कौन सी नदी थी जो कि नदी मुख बनाती है, देखिए 2 क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर, नदी मुख बनाना और एक डेल्टा बनाना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नदी मुख जो बनाती है वो नदी है नर्मदा। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि बताइए आंसर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में आपके, और ये पूछा जा सकता है अगले बार भी। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, अक्सर बाढ़ से बाधा उत्पन्न होने के कारण इसे बंगाल का शोक कहते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा कि दामोदर जो नदी है ये सबसे ज्यादा मतलब बहने वाली जो क्षेत्र है इसका कौन सा राज्य है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ये आपका टास्क नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था, सरदार सरोवर बांध। अभी ये तो बहुत करंट का क्वेश्चन है, और करंट के साथ साथ आपको बता दें कि ये फेमस भी है, अभी हाल ही में एक फेमस हुआ है, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति वहाँ बनाया गया है। तो ये कौन से नदी के किनारे बना है, ये आपको आंसर करना है। आंसर कीजिएगा, बांध तो बना है दोस्तों नर्मदा नदी के, और वो मूर्ति भी बनी है, स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसकी, तो नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखें, किसके द्वारा भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजन का निर्माण होता है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों इट्स ए, नागा हिल्स। नोट कर लीजिएगा, ए है नागा हिल। 14 का आंसर क्या है, ए होगा। ओके, देखिए मैं आपसे अब बोलूंगा कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे करना है दोस्तों। Which of the following animal was not known the Indus Valley Civilization, यानी कि सिंधु सभ्यता में ये कौन सा ऐसा जानवर है जो कि नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, बुल यानी कि जो सांड होता है, हॉर्स यानी कि घोड़ा, एलिफेंट यानी कि हाथी, जिराफ यानी कि जिराफ। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा इसका कि कौन सा इनमें से ऐसा एक जानवर है, बुल, हॉर्स, एलिफेंट और जिराफ में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये बिलोंग नहीं करता है। चलिए तो आंसर कर सकते हैं इसका, तो नीचे कमेंट कीजिएगा जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है अभी। जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा यहाँ पे हॉर्स।
ओके, इसका उपयोग नहीं किया गया है, ये नहीं मतलब इसका यूज़ किया गया है, ठीक है, इंडस वैली सभ्यता में। बाकी जिराफ का किया गया है, मतलब जिराफ हुआ करते थे, और उसके अलावा हाथी और बुल्स भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आवरण का प्रतिशत क्या होना चाहिए? चलिए, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है, आंसर होगा इट्स सी 33.3%। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी अनाज फसलों ने भारत के फसल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा ले रखा है? तो वो अनाज का नाम बताना है जो भारत में सबसे ज्यादा होता है, तो ये है दोस्तों, आंसर कीजिएगा इट्स सी, यानी कि राइस, चावल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मिट्टी का प्रकार किससे संबंधित है? प्रायद्वीपीय, ध्यान दीजिएगा, जोनल सॉइल जो है वो किससे रिलेटेड है? प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मिट्टी जो है वो किस प्रकार की है? तो लाल मिट्टी है वो, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानो नदी संघ का सदस्य देश नहीं है? मानो नदी संघ का सदस्य नहीं है, उसका नाम बताना है। ध्यान दीजिएगा, आंसर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, आंसर है दोस्तों इट्स डी, नाइजीरिया। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समुद्र तट हैं? भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समुद्र तट है? तो आपको पता होना चाहिए, वैसे राज्य तो कितने हैं जो कि समुद्र तट के किनारे हैं, ये तो आप सभी को पता होगा, पर केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 3 हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों इट्स 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इट्स 7 जो कि राज्य हैं, ठीक है। अब जो 3 स्टेट हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों में, मैं यहाँ पे एक का नाम ले ले रहा हूँ, वो है गोवा, ठीक है। अब चलो एक का नाम और ले लेता हूँ, वो है पौंडीचेरी, ठीक है। अब आपको एक नाम जो है, तीसरा नाम बताना है कि वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो कि समुद्र तट के है, समुद्र तट है वहां पे। ओके, चलिए आंसर कीजिएगा जरूर इसका। माउंट कोजियस्को के उच्चतम बिंदु कौन से देश में है? देखिए, ये माउंट कोजियस्को जो है सबसे ज्यादा, इसका जो हाईएस्ट पीक है, इसका जो चोटी है इसका, वो है दोस्तों, आंसर कीजिएगा जल्दी, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। 20 का आंसर क्या होना चाहिए? मैं कोशिश कर रहा हूं, देख रहा हूं कि आप लोगों में उत्तर जो है बहुत सही आ रहे हैं। यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स ए, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, अब हम आ चुके हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स से। तो यहाँ पे आंसर अच्छे से कीजिएगा कि इनमें से किस बाजार में कोई कंपनी कीमत पर नियंत्रण नहीं रखता है? तो वो बाजार का नाम है दोस्तों इट्स बी, पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगला क्वेश्चन, एक उदासीनता वक्र जिसकी एक्स और वाई की विभिन्न संयोजक यानी कि कॉम्बिनेशन के प्राप्त संतुष्टि के स्तर पर मापा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं समान, है ना, नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये ट्रिकल डाउन सिद्धांत जो है, ये थ्योरी जो है, इसको आर्थिक विकास के प्रभाव को अनदेखा करता है, ठीक है। तो किसके? इन्वेस्टमेंट के, सेविंग्स के, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के, या कंजप्शन के? आंसर करना है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। और जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और आपके बैंकिंग के जो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये एक जैसे होते हैं, इसलिए आंसर सोच समझ के कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, है ना, जो कि आपको नोट भी कर लीजिएगा ताकि बैंक में एग्जाम में काम आ सके ये सब। आंसर सी है दोस्तों, आय वितरण, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज बैंक रेट? ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं, वैसे फिर भी बता देना चाहता हूं कि बैंक रेट एक ऐसा रेट है जो कि हर बैंक को ऋण देता है। उस रेट पे कौन? तो आरबीआई। आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को ऋण देता है, यानी कि लोन देता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों इट्स अ बैंक रेट। यानी कि देखिए, पहला आंसर है कि वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के अग्रिम देता है, यानी कि लोन देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है, इंटरव्यू में पूछा गया है बहुत सारे बैंकिंग के। अगला क्वेश्चन, विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा बनाया गया?
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आंसर देखिए, आंसर आ ही गया यहाँ पे IMF। आंसर आप लोग कीजिएगा, इट्स 25 का C। ओके, अगला क्वेश्चन, किसकी सहायता के लिए मुद्रा बैंक लॉन्च किया गया था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग का भी एग्जाम्पल है ये, एक बहुत अच्छा कि एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है, इसलिए आंसर करते रहिएगा यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर है इट्स A, छोटा व्यवसाय यानी कि स्मॉल बिजनेस के लिए मुद्रा बैंक लॉन्च किया गया था। एक मुद्रा बैंक का नाम भी आपको बताना है नीचे कमेंट करके, ठीक है, ये आपका टास्क है। चलिए 27 का आंसर कीजिएगा, इनमें से कौन सा केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर यानी कि टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, जो कि राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है? चलिए 3 सेकेंड का टाइम है आपके पास, यहाँ पे आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स B, मनोरंजन टैक्स। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लेती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है, यानी कि अब RBI भी देखो किसी ना किसी से उधार लेता है, तो ये कौन से बैंक से? तो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स बैंकों से जो है भारत के, उससे उधार लेती है कौन? तो RBI। तो किस दर पे लेती है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेट पे? किस रेट पे ये बैंक जो RBI जो है वो उधार लेती है वाणिज्य बैंकों से? तो ये है दोस्तों रिजर्व रेपो रेट के ऊपर। अब जो क्वेश्चन आया ना, अब पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज रिजर्व रेपो रेट और व्हाट इज रेपो रेट। बैंक रेट तो बता दिया मैंने आपको, अब ये दोनों क्या है, इस दोनों के बारे में जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं इसको भी डिस्क्राइब कर देता हूं यहाँ पे कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, परंतु ये क्वेश्चन अगर मैंने आपको यहाँ बता दिया तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आप लोग कमेंट करें नीचे, है ना, मैं आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा रुकिएगा, वीडियो के लास्ट में रिवर्स और रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है ये दोनों ही डिफाइन कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है 29, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देता है? तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स B। ओके, इट्स B यानी कि कृषि, लघु और उद्योगों को। अगला क्वेश्चन, रेसिडेक्स किससे संबंधित है? तो रेसिडेक्स संबंधित है दोस्तों इट्स D। नोट कर लीजिएगा, भूमि की कीमत को लेकर। ओके, अब देखिए हम आ चुके हैं पॉलिटी के कुछ प्रश्नों में, तो आंसर देना आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। आपके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देना भी इंपॉर्टेंट होता है और नोट करते रहिएगा। केंद्र सरकार ने सन 1983 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? चलिए 3 सेकेंड आपके हो चुके हैं यहाँ पे, आंसर है इट्स A, सरकारी आयोग की। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इनमें से कौन सा कर संघ द्वारा यानी कि सेंट्रल द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य स्तर द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो वो कर है दोस्तों आपका A और B दोनों, यानी कि स्टैंप यानी कि मुद्रा शुल्क और चिकित्सा और शौचालय सामग्री पर उत्पादन का शुल्क। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया और एकत्रित किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों इट्स D, ऑल। स्टेट ड्यूटी, सेल्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स और लैंड रेवेन्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है लेकिन संघ और राज्य के बीच में आय वितरित की जाती है? चलिए, तो वो है दोस्तों B, इनकम टैक्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सेंट्रल द्वारा लगाया जाता है दोस्तों, और जो वसूली करता है वो संघ और राज्यों के बीच में वितरित कर दिया जाता है। आंसर देखिए आप 35 का कीजिएगा आप लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार द्वारा, और देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देख तो रहे हैं पर आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं देखने के बाद, तो प्लीज़ आप सभी के लिए है कि एक लाइक करके जरूर जाएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में ऐसे, इसलिए आपका यहाँ पे कमेंट करके आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा इट्स D, ऑल ऑफ द एबव। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्टेट ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए, केंद्र सरकार ने राज्यों को दी जाने वाली सहायता में से कौन सा आर्टिकल दिया है? आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाफट, आंसर आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए, तो आंसर है दोस्तों आपका इट्स C, यानी कि 275। ओके, अगला क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन नंबर 37, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर है दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, इट्स C66। ओके, याद रखिएगा ये क्वेश्चन अभी आरआरबी जेई में पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 38, उपराष्ट्रपति के उनके कार्यकाल से हटा सकता है, कौन हटा सकता है दोस्तों? तो आंसर है इट्स C, पार्लियामेंट यानी कि संसद। ओके, ये भी क्वेश्चन अभी आरआरबी जेई में पूछा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर है दोस्तों इट्स D, 5 साल। नोट कर लीजिएगा, ये सभी उत्तर आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये आशा करता हूँ कि मैं, और आप लोगों ने कितने उत्तर सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, ये जरूर बता के जाइएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, किसका? राज्यसभा, लोकसभा या प्लानिंग कमीशन या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के? आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, प्लीज आंसर करके जाइएगा यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर है दोस्तों इट्स A, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो किसका? तो राज्यसभा का। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा रेपो रेट क्या होता है, ठीक है? तो रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है, चलिए इंग्लिश में समझा देता हूँ। रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। ये कब आपसे मतलब RBI से कब ये ऋण लेता है, कब उधार लेता है, और वो किस रेट पे लेता है, तो उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। कोई भी बैंक, ठीक है, कोई भी बैंक, जब बैंक उधार लेता है और जब RBI किसी बैंक को उधार देगा उसको कहते हैं बैंक रेट। याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। रेपो रेट कहते हैं किसको? तो रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक बोरो मनी, ठीक है, कोई बैंक RBI से उधार लेता है, तो RBI इन केस द शॉर्टेज ऑफ फंड, RBI के पास जो है फंड की शॉर्टेज होती है उस समय अगर, तो उस रेट पे, जिस रेट पे इसको उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है? जब RBI जो है ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये भी ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि पूछा गया है सवाल आपसे एग्जाम में, इसलिए आपको पता होना जरूरी है, ठीक है? जैसे कि मान लो करेंट रेपो रेट अभी है 6.25, ओके, और रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो अपोजिट होता है किसके? तो कॉन्ट्रैक्ट टू द रेपो रेट के, ठीक है? एक दूसरे का जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों अपोजिट होता है। रिजर्व रेपो रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो फंड फ्रॉम द अदर कमर्शियल बैंक टू द कंट्री, ठीक है? किसी भी कमर्शियल बैंक के लिए ऋण लेता है, किससे? तो कमर्शियल बैंक से। कौन? तो RBI, ठीक है? तो उससे हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, अगर उसके पास फंड की कमी होती है तो, ठीक है? अब यहाँ पर रेपो रेट क्या है कि ये बोरो देता है, मतलब इसको जरूरत पड़ती है किसी बैंक को और उस समय फंड की कमी होती है, तो हम लोग कहते हैं इसको रेपो रेट। ओके, तो ये एक क्लियरेंस है तीनों में, रेट में, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में, ठीक है? तो आशा करते हैं कि सारी डिटेल आपको समझ में आई होगी। अगर कन्फ्यूज़न हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अच्छे से सुनिएगा एक बार रिपीट करके। और हाँ, प्लीज़ आप लोग आउट ऑफ 40 कितना सही उत्तर किए हैं ये ज़रूर बता के जाएंगे आप लोग नीचे कमेंट करके। ओके, और आज के लिए आपका यहाँ हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं कल आपसे शाम के 8:30 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।